नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक के क्वेश्चंस को देख पाए हैं। हम आ गए हैं फिजिक्स के चैप्टर 6 को लेके, जो कि ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो दोस्तों, यदि आप मेरे पिछले वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो मैंने लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर आप मेरे आई बटन पर भी क्लिक करके मेरे पिछले वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज के टॉप 25 क्वेश्चन को, जो कि ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चंस पे। आज का पहला क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है। तो दोस्तों, फ़ारेनहाइट में जो जल का क्वथनांक होता है वो 212 फ़ारेनहाइट होता है। यदि डिग्री सी में बात कर लिया जाए तो 100 डिग्री सी होता है जल का क्वथनांक। क्वथनांक कहने का मतलब दोस्तों, जल जो होती है वो जल को कितना डिग्री पे उबाला जाता है। तो जो डिग्री सेल्सियस होता है उबालने का, वो दोस्तों 100 डिग्री सी होती है। यही बात कर ले फ़ारेनहाइट में तो 212 फ़ारेनहाइट होता है। यदि केल्विन में बात कर लिया जाए तो 373 केल्विन होता है, जिस पर जल का क्वथनांक होता है। दोस्तों, यदि हम चाहें कि फॉर्मूला के द्वारा कैसे निकाल पाएँ, तो ये हमारा फॉर्मूला है, जो कि डिग्री सी और फ़ारेनहाइट, र्यूमर हो या फिर केल्विन हो, ये चारों में हम चाहें तो इस फार्मूला पे बिठा के किसी एक का वैल्यू देके किसी एक का मान निकाल सकते हैं। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है, वह ताप जिस पर लौह चुंबकत्व समाप्त हो जाता है तथा पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है, वह क्या कहलाता है। फ्रेंड्स, लोहा के अंदर देखते हैं कि चुंबकीय गुण होता है, मतलब चुंबक यदि इसके सामने खड़ा कर दिया जाए तो लोहा इस पे आकर्षण कर लेता है। लेकिन एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर इसको जितना उतना ताप दिया जाए तो ये क्या करता है, उस लोहा अपना चुंबकत्व को समाप्त कर देता है और वह अनुचुंबकीय बन जाता है। अनुचुंबकीय मतलब यह कि अब यह किसी भी चुंबक के थ्रू आकर्षण नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, उस ताप को क्यूरी ताप कहते हैं। मतलब क्यूरी ताप जाने के बाद लोहा अनुचुंबकीय बन जाता है, मतलब ये चुंबक की तरह व्यवहार करना छोड़ देता है। रेफ्रिजरेटर निम्न में से किस सिद्धांत पर काम करता है। तो दोस्तों, बात रेफ्रिजरेटर की करें तो वाष्पन की क्रिया के अनुसार ये काम करता है। जो भी हमारे रेफ्रिजरेटर में कोई भी सामान यदि गर्म होता है तो उस गर्म के ऊष्मा को अवशोषण करके ये वाष्पीकरण कर देता है और उस वस्तु को हमेशा ठंडा बनाए रखने में मदद करता है। तो जो रेफ्रिजरेटर होती है वो वाष्पीकरण की क्रिया पर काम करके, इसी सिद्धांत पर काम करते वह इसके अंदर रखी सारी वस्तुओं को ठंडा रखता है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला है, इनमें से कौन विद्युत का काफ़ी अच्छा चालक है। दोस्तों, विद्युत का अच्छा चालक कहने का मतलब नीचे जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से ऐसा कौन है जो विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक मतलब इसके थ्रू करंट पास कर पाएगा। तो दोस्तों, जो ग्रेफाइट होती है, इस ग्रेफाइट में करंट फ्लो हो जाता है और ये विद्युत का काफ़ी अच्छा चालक होता है। जबकि माइका हो, ये कुचालक होता है, मतलब इससे करंट नहीं पास कर पाएगा। दोस्तों, यदि ग्रेफाइट को समझने की कोशिश करें तो जो हमारे पेंसिल होते हैं, इस पेंसिल में ग्रेफाइट का ही यूज़ किया जाता है, जिसको हम लोग विद्युत का काफ़ी अच्छा चालक मानते हैं। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, 12 डिग्री सी पर जल का भौतिक अवस्था क्या हो जाएगा। दोस्तों, हम लोग को पता ही है कि जल जो है वो 0 डिग्री सी पर जमता है और 100 डिग्री सी पर उबलता है। लेकिन बात किया जाए 12 डिग्री सी पर, तो हम लोग समझ सकते हैं 12 डिग्री सी पर जल क्या होती है, द्रव के अवस्था में रहती है, लिक्विड के फॉर्म में रहती है। और ये 100 तक लिक्विड में रहेगी, लेकिन 100 के बाद ये क्या हो जाएगा, 100 पर ये उबल के भाप बनने लग जाती है। लेकिन जो 12 डिग्री सी होती है यहाँ पर क्या होती है, द्रव के रूप में रहती है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला है, पारा का निम्नतम हिमांक कितना होता है। दोस्तों, पारा के लिए हम लोग याद रखेंगे जो डिग्री सी में होती है वो -39 डिग्री सी होती है और ये पारा का हिमांक होता है। इतना डिग्री सी पर पानी जैसे पानी दोस्तों 0 डिग्री सी पर जमता है, उसी तरह यदि पारा की बात किया जाए तो ये -39 डिग्री सी पर जम जाता है। इसलिए पारा का जो हिमांक बिंदु होता है वो -39 डिग्री सी होता है। इससे पहले हम लोग डिस्कशन कर चुके थे कि जो पारा होती है उसका यूज़ हम लोग थर्मामीटर में करते हैं। वो भी थर्मामीटर में उसी टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए करेंगे जो कि -39 तक ही हो। इसके नीचे के टेम्परेचर को ये मैनेजमेंट नहीं कर पाएगा। इससे नीचे के टेम्परेचर को मापने के लिए हम लोग एल्कोहल थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। दोस्तों, ये जो पारा होती है पीरियोडिक टेबल में 80 नंबर पे है, हम लोग को पता ही है, क्योंकि इसका परमाणु संख्या जो है वो 80 होता है और इसका संकेत Hg होता है। अगला क्वेश्चन है, बॉयल के नियम का सूत्र क्या होता है। दोस्तों, बॉयल के नियम को समझने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों, यदि उसके यहाँ पर टी को यदि कांस्टेंट रखा जाए तो बॉयल के नियम में टी को कांस्टेंट रखने पे जो उसका आयतन होता है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए भी व्युत्क्रमानुपाती पी ये हो जाता है बॉयल का फॉर्मूला, जो कि टेम्परेचर को यदि कांस्टेंट रखा जाए तब होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन से दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण से क्या तात्पर्य है।
तो बात ऊर्जा संरक्षण की करें तो ऊर्जा संरक्षण का यही मतलब होती है दोस्तों कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसका विनाश किया जा सकता है, जबकि इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो इस तरह हम देख लेंगे ऊर्जा का जो संरक्षण सिद्धांत है वो ऑप्शन नंबर डी के थ्रू पालन करेगा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, थर्मस फ्लास्क में रखा गर्म द्रव किस प्रक्रिया से सुरक्षित रहने के कारण गर्म रहता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। कहने का मतलब हम जो थर्मस का यूज करते हैं उसका लेयर कुछ इस टाइप का बना होता है कि इसके बीच में एक चांदी की परत बनाई जाती है और इसके बीच में निर्वात जगह को छोड़ दिया जाता है। ये मतलब यहाँ पे कोई हवा है ही नहीं, यहाँ पे खाली है और इसके अंदर से भी एक चांदी की परत होती है और बाहर से भी सिल्वर की परत होती है। तो हम देख लेंगे कि बीच में जो निर्वात होती है, इस निर्वात के कारण अंदर में जो रखा कोई भी द्रव है, मान के चलेंगे चाय यदि अंदर में रखा हुआ है तो ये चाय है, ये इस सतह से इस सतह पे कांटेक्ट हो ही नहीं पाएगा, और जब कांटेक्ट नहीं हो पाएगा तो यहाँ पे चालन नहीं हो पाएगा, उसी तरह यहाँ पे संवहन नहीं हो पाएगा क्योंकि बीच में कोई गैस है ही नहीं। तो इस तरह से जो अंदर की जो गर्म वस्तु है वह केवल अंदर में ही गर्माहट बनी रहती है, बाहर तक नहीं आ पाती है। तो इसी के कारण दोस्तों थर्मस फ्लास्क में रखा हुआ वस्तु हमेशा गर्म रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा, इसमें चालन, विकिरण और संवहन तीनों से सुरक्षित रहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी सही। इसीलिए ये खाना क्या होता है, या फिर कोई भी पेय पदार्थ अंदर में गर्म का गर्म रहता है या फिर ठंडा का ठंडा रहता है, क्योंकि अंदर से कॉन्टैक्ट हम बाहर का बना ही नहीं पाते हैं। तो जो अंदर में है वो अंदर में ही रहता है और बाहर की सतह बाहर से मतलब रखता है, बीच में केवल निर्वात होता है। तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं। चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 10 पे। अगला क्वेश्चन से, निम्न में से कौन सी वस्तु ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर काम करने वाला यहाँ पर स्टीम आयरन हो जाएगा। बात कर ले बॉल पेन है, वो गुरुत्वीय सिद्धांत पर काम करती है। जो स्टीम आयरन होती है ये थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर काम करता है। हम लोग ऊष्मागतिकी के नियम को समझ सकते हैं। ऊष्मागतिकी के टोटल 3 नियम होते हैं। एक होता है शून्य का नियम, जीरोथ लॉ, एक होता है फर्स्ट नियम ऊष्मागतिकी का, और एक होता है सेकंड नियम। तो यहाँ पे जो ऊष्मागतिकी का नियम है उसी से संबंधित है। स्टीम आयरन ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर काम करेगा। चलेंगे आज के अगले क्वेश्चंस पे। अगला है दोस्तों, पहाड़ पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? तो बात पहाड़ों पर कर ले तो हम लोग पिछले वीडियोस में भी चर्चा कर चुके हैं कि जो पहाड़ होती है वहां पर वायुमंडलीय दबाव बहुत ही कम हो जाता है, मतलब वायु का प्रेशर कम हो जाता है। तो 100 डिग्री से नीचे पर ही क्या हो जाएगा, तापमान पर ही पानी उबलने लगेगा। ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर 100 डिग्री से पर पानी उबलता है, लेकिन जब बात पहाड़ों की कर लिया जाए तो वहाँ पे 100 से कम पे ही उबलने लगेगा, क्योंकि वहाँ पर क्या होती है, वायुमंडलीय दबाव कम रहती है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन से दोस्तों, संघनन क्या है? संघनन क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, संघनन जो है वो वाष्प को द्रव में परिवर्तन करने की क्रिया होती है। जब कोई भी वेपर फॉर्म में है, वेपर फॉर्म को यदि हम फिर से द्रव में परिवर्तित करना चाहेंगे तो भाप से जब हम द्रव में बदलेंगे किसी भी चीज़ को तो हम लोग उसको संघनित करते हैं। संघनन की क्रिया कहलाती है। जब हम भाप से द्रव में किसी चीज़ को लाते हैं तो हम लोग संघनन कहेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला है, ऊष्मा के प्रवाह किसके अंतर के परिणाम स्वरूप होता है? ऊष्मा का मतलब टेम्परेचर जो होती है, वो टेम्परेचर के अंतर के फलस्वरूप ऊष्मा का क्या होता है, प्रवाह होता है। हीट का क्या होता है, फ्लो होता है। जैसे यहाँ पर बहुत ही गर्म लोहा एक रखा हुआ है और यहाँ पे एक ठंडा लोहा रखा हुआ है। ये ठंडा लोहा हो गई, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो गर्म लोहा है, ठंडा लोहा है, तो कुछ नहीं हो पा रहा है, लेकिन जब इसको हम लोग टच कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, तो ये गर्माहट है ना, वो धीरे 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 ठंडा की तरफ आ जाएगी और दोनों एक बैलेंस बना लेगी। मतलब कुछ टाइम के बाद ऐसा होगा कि ना ये गर्म है ना ये गर्म है, या फिर जितना गर्म है वो दोनों बराबर गर्म रहेगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों का क्या होती है, ऊष्मा का प्रवाह होता है। यदि टेम्परेचर में अंतर ना रहे, ये गर्म ना रहे, तो क्या हो जाएगा, ठंडा ठंडा रखेंगे तो फिर ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो पाएगा। एक गर्म और एक ठंडा, या फिर एक ठंडा उससे भी और ज़्यादा ठंडा, जब दोनों में थोड़ा सा अंतर रहेगा तभी जाके क्या हो जाएगा, ऊष्मा का प्रवाह होगा। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन से, ठंडे देशों में शीतकाल में झील जम जाती है नीचे का पानी को छोड़ के। तो झील जो जम जाती है वो कितना डिग्री सी पे जमती है, 0 डिग्री सी पे। लेकिन नीचे के पानी को छोड़ के क्यों बोला गया है? क्योंकि दोस्तों जब भी हम देख लेंगे कि किसी भी समुद्र की नदी की बात किया जाए या फिर कहीं भी शीतकाल में ठंडे प्रदेशों में जो झील होती है ऊपर में बर्फ बन जाती है।
क्योंकि ऊपर का टेम्परेचर 0 डिग्री सी होता है और ये बर्फ़ बन जाती है। लेकिन इसी के नीचे का जो पानी होता है वो बर्फ़ नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि अंदर का जो टेम्परेचर होती है वो 4 डिग्री सी रहती है, 0 डिग्री सी नहीं हो पाती है। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि जो बर्फ़ ऊपर से जम जाए फिर भी मछली अंदर में जीवित रहती है। जो मछली होती है वो अंदर में जीवित रहती है। क्यों? क्योंकि अंदर का टेम्परेचर 4 डिग्री सी होता है। तो दोस्तों इसी तरह झील, शीतकाल में झील जम जाती है क्योंकि नीचे का टेम्परेचर को छोड़कर ऊपर का टेम्परेचर कितना रहता है, 0 डिग्री सी, और बर्फ़ के नीचे का टेम्परेचर तापमान कितना होता है, 4 डिग्री सी रहता है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला है तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो जो तारों का रंग होता है वो तापमान पर निर्भर करता है। उसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है, इसीलिए उसका कलर है उस हिसाब से चेंज होता है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला है तांबा की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या हो जाता है? तो दोस्तों तांबा की जो गेंद होती है उसको गर्म करेंगे तो इसका आयतन है ना वो बढ़ जाता है। तो जिसका आयतन हमेशा बढ़ जाएगा वो क्या हो जाएगा, उसका घनत्व घट जाएगा। क्योंकि घनत्व का तो फॉर्मूला ही होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन। तो जब द्रव्यमान बट्टा आयतन होता है और आयतन को यदि हम बढ़ा देंगे तो घनत्व कम जाएगा, आयतन को कमा देंगे तो घनत्व बढ़ जाएगा। तो उस हिसाब से देखें जो तांबा की गेंद होती है उसको गर्म करने पर इसका घनत्व घट जाता है। कहने का मतलब इसका जो आयतन होती है वो बढ़ जाती है, इसीलिए घनत्व तो घट जाएगी। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है जलवाष्प में भंडार ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होती है? तो जो जल का वाष्प होता है उसकी बातें यहाँ पे हो रही है। तो जल के जो वाष्प होता है, जैसे हम किसी बर्तन में यदि हम पानी को गर्म कर रहे हैं और पानी गर्म करने के बाद ये भाप बन के ऊपर उड़ रही है, तो जो भाप होती है दोस्तों, इस भाप में हमेशा गुप्त ऊष्मा होती है। गुप्त उष्मा में बहुत ही ज़्यादा जलन होती है, जो कि बर्फ़ बना हुआ है कोई, और बर्फ़ से इसको लिक्विड फॉर्म में लाना है। तो बर्फ़ से जो लिक्विड फॉर्म में ला रहे हैं, तो यहाँ पर भी जो बर्फ़ को लिक्विड में बदलने के लिए जितना भी टेम्परेचर लग रहा है, जो तापमान लग रहा है, उसे हम लोग गुप्त उष्मा कहेंगे। यही गुप्त उष्मा यहाँ पर लगती है। उसी तरह लिक्विड फॉर्म की जितनी भी द्रव होती है, जैसे पानी लिक्विड फॉर्म में है और इसको जब हम गैस बना के भाप बना के उड़ा रहे होते हैं, तो टेम्परेचर यहाँ पर अवस्था को चेंज करने के लिए जो उष्मा लगती है उसी को गुप्त उष्मा कहा जाता है, जो अवस्था को चेंज करने के लिए लगती है। उस हिसाब से देखें हम यहाँ पे, तो जो भाप होती है इसमें जलन बहुत ही ज़्यादा होती है। आप गर्म पानी में उंगली डालेंगे तो जितना जलन होगी भाप में उससे ज़्यादा जलन होगी। तो भाप में इसलिए जलन होगी क्योंकि भाप में अतिरिक्त उष्मा लगा होता है, जो गुप्त उष्मा कहलाता है। जो अवस्था को चेंज करने के लिए लगा है वो भी उष्मा भाप में इंक्लूड हो जाता है। तो इस तरह से हम देखेंगे जो भाप में जलन बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि भाप को ही हम लोग जलवाष्प कहते हैं और इस जलवाष्प में क्या होती है, गुप्त उष्मा होती है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन से निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? अभी हम लोग चर्चा किए थे जो पारद वायुदाब मापी होती है, यह इसका हिमांक -39 डिग्री सी होता है। यह इतना तक के ही टेम्परेचर को माप पाएगी, यहाँ तक कि ये 37 डिग्री तक के ही माप पाएगी। तो बात कर लेते हैं निम्नतम तापमान को मापने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? अल्कोहल थर्मामीटर का यूज करते हैं। ऐसा है थर्मामीटर जिसमें अल्कोहल का यूज किया जाए तो उसको हम लोग अल्कोहल थर्मामीटर कहते हैं। और निम्नतम मतलब मिनिमम टेम्परेचर को मापने के लिए हम लोग अल्कोहल थर्मामीटर का यूज करते हैं। पारद का मतलब पारा होता है, जो अभी हम लोग पारा वाला थर्मामीटर के बारे में देखे थे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन से बर्फ पर स्केचिंग करना प्रदर्शित करता है कि दबाव बढ़ने से बर्फ का गलनांक क्या हो जाए। तो दोस्तों दबाव को बढ़ाने से जो गलनांक होती है बर्फ का वो घट जाती है। इसी के लिए क्या होता है, बर्फ धीरे धीरे पिघलने लग जाएगा। तो बर्फ पर स्केचिंग कर देंगे तो उसका क्या हो जाता है, दबाव बढ़ जाता है, जिसके लिए उसका जो गलनांक हो जाएगा वो कम हो जाता है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस में संवहन होती है? तो जो बात संवहन की आ जाए तो वो दोस्तों द्रव में और गैस में दोनों में संवहन होती है। यदि चालन की बात कर लिया जाए तो ठोस में क्या होती है, ठोस में केवल चालन होती है, इसके अणुओं के बीच चालन की क्रिया होती है और टेम्परेचर का क्या हो जाता है, यहाँ पे उष्मा का प्रवाह हो जाता है। लेकिन बात कर ले द्रव और गैस में, तो संवहन की क्रिया जो होती है वो द्रव और गैस में होती है। द्रव और गैस में संवहन हो जाएगी, और जबकि चालन की बात कर ले तो वो केवल ठोस में होती है। आज के अगले क्वेश्चंस पे जाने से पहले दोस्तों रिक्वेस्ट है आप लोगों को कि आपको मेरा सपोर्ट, ये वीडियो कैसा लगता है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, क्योंकि ये जो टॉप 25 क्वेश्चन है ये दोस्तों पूरा फिजिक्स तक चलेगा, फिर न्यूमेरिकल्स चलेगा, फिर केमिस्ट्री चलेगा और फिर बायो चलेगा, और इस तरह करके हमारा फिजिक्स हमारे कमांड में आ जाएगा। तो दोस्तों इफ़ आप नए हैं तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आप थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर के क्वेश्चंस को समझना चाहते हैं। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चंस पे।
अगला क्वेश्चन है, किस कारण से तरल पदार्थ के क्वथनांक में भिन्नता आती है। दोस्तों तरल पदार्थ का जो क्वथनांक होती है उसमें जो भिन्नता आती है वो दबाव में भिन्नता के कारण होती है। उसका जो टेम्परेचर, उसका जो प्रेशर होती है, प्रेशर में जो अंतर होता है उसी के कारण उसके क्वथनांक में क्या होती है, अंतर होती है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है, परम शून्य ताप पर क्या हो जाती है। तो दोस्तों जो परम शून्य ताप होती है इस पर आणविक गति अवरुद्ध हो जाती है, मतलब किसी पदार्थ की आणविक गति रुक जाती है, वो परम शून्य ताप पर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। प्लांक की यूनिट क्या हो जाती है। दोस्तों जो प्लांक नियतांक होती है उसकी यूनिट होती है जूल सेकेंड, जूल सेकेंड। तो जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों ये सही हो जाएगा। प्लांक की यूनिट क्या हो जाएगी, जूल सेकेंड। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चंस पे। अगला है, डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित होती है। तो जो डेजर्ट कूलर होती है, ये कहने का मतलब हम लोग जो विंडो के साइड में खिड़की के बाहर में जो कूलर लगाते हैं उस कूलर को हम लोग डेजर्ट कूलर कहते हैं। और ये जो कूलर होती है ये कूलर हमेशा वाष्पन शीतलन पर आधारित होती है। ये यहाँ के गर्मी को अवशोषित करके क्या करती है, वाष्प में चेंज कर देती है और शीतलन लाती है। तो दोस्तों जो डेजर्ट कूलर होती है वो वाष्पन शीतलन पर काम करती है और ये हमारे खिड़की के उस साइड में लगी होती है और वहाँ से क्या करती है, रूम को ठंडा करती है। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन पे, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है। दोस्तों जो थर्मोस्टेट होती है इसका मतलब होता है तापमान को स्थिर रखना। तापमान को जो स्थिर बनाए रखना, तापमान को जो कांस्टेंट बनाए रखता है वो थर्मोस्टेट का काम होता है। तो थर्मोस्टेट से समझ लेंगे तापमान को स्थिर बनाए रखने के लिए काम में आता है थर्मोस्टेट का। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 25 क्वेश्चन जो कि थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड थे। आपको मेरा प्रयास कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतलाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए चैप्टर को लेके, तब तक के लिए थैंक यू।